नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिड पाथ पर। टॉपिक ऑफ द डे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदू के एक्सप्लेनर पेज में इसके बारे में दिया हुआ था, जिसकी वजह से आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में आपको ये पूछा जा सकता है जीएस 2 में, और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, इनमें से देख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसके हिसाब से आपको ये कोड्स चूज करने हैं। क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखने पर आपको पूरा कंसेप्ट भी समझ में आएगा। तो बेसिकली न्यूज है क्या? आज हिंदू में एक्सप्लेनर आया, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। लेकिन इसका अगर हम बैकग्राउंड समझें कि ये जो डिबेट है ये स्टार्ट कहां से होती है, तो ये डिबेट स्टार्ट होती है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेंटर से। आप सबको पता होगा कि रिसेंट में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने अभी पार्लियामेंट्री सोवरेंटी को लेके कुछ वर्ड्स बोले हुए थे। जैसे कि इन्होंने बोला कि जो केशवानंद भारती केस है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया, वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की सोवरेंटी को लिमिट करता है, उनको जो लॉज हैं वो बनाने से रोकता है। इसी का जवाब दिया अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और उसी को लेके ये बेसिक स्ट्रक्चर पे पूरा एक्सप्लेनेशन आज इस आर्टिकल में दी हुई थी। दोनों के बीच में क्या पॉलिटिक्स चल रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, एक बेसिक हम कंटेक्स्ट समझेंगे कि कहां से ये डिबेट स्टार्ट हुई, किस वजह से ये डिबेट स्टार्ट हुई, पहले क्यों वाइस प्रेसिडेंट ने बोला और अब सीजीआई उसका क्यों जवाब दे रहे हैं। तो बेसिकली ये अगर हम देखें तो ये एक सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेंटर का केस है। स्टार्ट कहां से होता है, तो इसका स्टार्ट जानने के लिए आपको और पीछे जाना पड़ेगा। कहां पे? 2015 में। 2015 में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके एक नया कमीशन बनाया, जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये कमीशन बनाया गया था जो आपके कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए। अभी कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, तो इनके लिए काम करता है आपका कोलेजियम सिस्टम। तो कोलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। कोलेजियम सिस्टम में होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो जजेस की अपॉइंटमेंट अभी पूरे तरीके से देखें तो जुडिशरी के हाथों में ही है, और इसी को लेके यहाँ पे जो कोलेजियम है इसमें बहुत सारे तरीके के लूपहोल्स भी थे। इसी वजह से अगर हम बात करें, यहाँ पे ये नया अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, जिसमें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का भी एक रोल था, क्योंकि इसमें लॉ मिनिस्टर जो थे वो इसके मेंबर थे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डोमेन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और यहां पे कहीं ना कहीं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस छीनने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से इस लॉ को वहां पे स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ये कब आया, तो ये आया था आपका केशवानंद भारती केस में। यहाँ पे 13 जजेस की यहाँ पे बेंच बनी हुई थी। आज से 40 साल पहले ये जजमेंट दिया गया था। तब 7:6 से ये जजमेंट आया था, जिसमें बोला गया था कि जो संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते हो। अब बार बार इस चीज का जिक्र आ रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हम अभी आगे समझेंगे। बट कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा और देख लेते। तो जगदीप धनखड़ जी ने भी रिसेंटली में एक बयान दिया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की सॉवरेंटी पर लिमिटेशंस लगाता है। तो अभी जो सीजीआई है उन्होंने फिर से बयान दिया। उन्होंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक नॉर्थ स्टार जैसा है, जो लोगों को गाइड करने का काम यहाँ पे कर रहा है। अब इसी को थोड़ा सा और हम डीप में जाके समझे, तो सबसे पहले तो एक और टर्म आया यहाँ पे, पार्लियामेंट सोवरेंटी। ये क्या होता है? तो पार्लियामेंट सोवरेंटी का मतलब ये है कि हमारे देश में अगर किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है, और तो उसको लॉ बनाने के जो पावर है वो किसके पास दे रखे हैं हमने? पार्लियामेंट के पास। अब देखो, ये सब्जेक्ट जो है इनको हमने खैर डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, पार्लियामेंट और स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं उनके बीच में।
बट फिर भी पार्लियामेंट के पास जिन जिन सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के पावर है वो उन पे बना सकता है, और जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं है या कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल नहीं है, जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, उन पर भी लॉ बनाने के पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। अब यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले भी एक हिंदू में एडिटोरियल आया था जिसमें बताया गया था कि पार्लियामेंट्री जो सोवरेंटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कि पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज पर लॉ बना सकती है या कोई भी चीज आपसे छीन सकती। जैसे आर्टिकल नंबर अगर हम 13 की बात करें, तो आर्टिकल नंबर 13 में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट दिया हुआ है। यहां पे बोला गया है कि अगर ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीनता हो, तो जुडिशरी उसका रिव्यू करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो पहली लिमिटेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लगा रहा है आर्टिकल नंबर 13 के थ्रू, और दूसरी लिमिटेशन लगाएगी बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन लाया गया आपका केशवानंद भारती केस में। तो यहाँ पे अब केशवानंद भारती केस को थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे। अब लगभग 8 साल हो गए इस कंट्रोवर्सी को, जब ये 2015 में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट का 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का डिसीजन था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने बोला था कि पार्लियामेंट में जो होते हैं एमपीज वगैरह वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट ने अगर इस बिल को पास किया है, बिल पास कैसे होता है, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट की असेंट लेनी पड़ती है। तो अगर दोनों जगह से पास हुआ है, प्रेसिडेंट ने असेंट भी दिए, तो कहीं ना कहीं ये लोगों की विल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप इस तरीके से ये जो भी लॉज आते हैं इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, लोगों की विल को अफेक्ट कर रहे हो। ये चीज गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बोली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला यहां पे, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो संविधान निर्माता थे, उनकी एक कुछ आइडल्स थे, जो वो चाहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि लोगों को कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिले जिन्हें वो एंजॉय कर सके, जिनकी वजह से उनका डेवलपमेंट हो सके। तो इनको आप नहीं छीन सकते हो, इनमें आप यहाँ पे लोगों से नहीं ले सकते हो वापस कोई भी लॉ बना के। अगर आप इसमें चेंजेस करते हो तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा, और जब भी आप इस तरीके के लॉ लाओगे तो बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। मेनली जब ये केस लाया गया था तो उसमें फंडामेंटल राइट्स पे ज्यादा चर्चा हुई थी, इसीलिए फेमसली हम इसको फंडामेंटल राइट्स केस भी बोलते हैं यहाँ पे। अब यहां से एक ये क्वेश्चन आता है कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो किसी भी चीज में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अमेंडमेंट कर सकता है, या उसके पास कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। तो ऑलरेडी दो लिमिटेशंस तो मैंने आपको बता रखी है। पहला ये कि आर्टिकल नंबर 13 में स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि जब भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उस केस में रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। और दूसरा जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन यहां पे आ जाता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो इवॉल्व कैसे हुआ, तो केशवानंद भारती जजमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पे कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं ला सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो असेंशियल फीचर्स हैं उनको यहां पे खत्म नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है कि पार्लियामेंट धीरे धीरे अगर ऐसे चेंजेस करता जाएगा तो एक टाइम पे तो आप पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दोगे, तो फिर तो नया कॉन्स्टिट्यूशन ही आया, तो ये चीज यहां पे नहीं हो सकती है। रिसेंट में फिर अभी फिर से बयान दिया गया कि जो यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो डॉक्ट्रिन है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, वो अभी तक इसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है, और प्रियम्बल में जो भी वैल्यूज दी हुई है कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक लिविंग सिस्टम है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग जो एक लिविंग पर्सन है वो इवॉल्व होता है। जैसे आपने देखा है पहले वो बच्चे होते हैं, फिर एडल्ट एज में जाते हैं, फिर ओल्ड एज में, तो जब वो इवॉल्व होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स भी इवॉल्व होते हैं। तो इन्होंने ऐसे ही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लिविंग सिस्टम है, ये एक ऑर्गेनिक सिस्टम है ह्यूमन बॉडी जैसे, जिसमें डेवलपमेंट भी होता है और डिके भी होता है। डिके मतलब कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाइम के साथ पुरानी हो गई हैं, तो उनको हम यहां पे खत्म भी करेंगे। लेकिन अब जैसे हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है कि पर्टिकुलर कुछ ऑर्गन्स को आप बॉडी से नहीं हटा सकते हो। जैसे आपने बॉडी से उसका हार्ट हटा दिया,
तो फिर तो वहां पे आपकी जिंदगी चली ही जाएगी। तो सेम इन्होंने ऐसे ही बोला कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं जो उसके असेंशियल कंपोनेंट्स हैं, कि अगर आपने उसको हटाया तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको आप हटा नहीं सकते हो, ना ही उसमें जो है चेंजेस ला सकते हो। 703 पेज का ये जजमेंट था केशवानंद भारती केस का, जिसमें यहाँ पे ये चीज जो है पूरे तरीके से एक्सप्लेन की गई। ग्रैनवाइल ऑस्टिन, इनकी एक बुक है वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन्होंने बोला कि जो एक तरीके से अगर देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन हमें कैसे करनी है, उसके लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन बन के सामने आया है। लेकिन अब यहां पे फिर बात आती है, जैसे ही जब एनजेएसी वाला जजमेंट आया, ठीक है, जो कि अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिया गया था, तब भी ये बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के असेंशियल फीचर्स को चेंज नहीं कर सकती है। तो फिर से लिमिटेशंस की बात आ जाती है कि क्या पार्लियामेंट पे कुछ लिमिटेशंस आती हैं। तो उसके पहले अब हम ये समझें कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है। तो जब केशवानंद भारती केस आया तो उसमें अलग अलग जजेस ने अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दे के बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से डॉक्ट्रिन्स हैं जो शामिल आते हैं, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के असेंशियल पार्ट है इनमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हो। एक एक करके अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला पार्ट आता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसको आपको मानना पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर है, दैट इज पावर जो रहेगी सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड रहेगी। सेंटर कभी भी अपने पास पूरी पावर नहीं रख सकता है, यूनिटरी सिस्टम नहीं ला सकता है। दूसरा, जो हमारा सेकुलर कैरेक्टर है, कि जो डाइवर्स रिलीजन के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो उसको मेंटेन करके चलना है। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर का अलग फंक्शन है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का अलग फंक्शन है लॉ का इंप्लीमेंटेशन, और जुडिशरी का अलग फंक्शन है चेक एंड बैलेंसेस लगाना, और वहां पे अगर हम देखें तो कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं उनको पनिश करना। तो सबको अलग अलग काम दिए गए हैं, ये भी एसेंशियल फीचर में आता है। एक इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन करना जो आप फंडामेंटल राइट्स के थ्रू करते हो, तो ये भी एसेंशियल फीचर में आ जाता है। देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना, तो ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है। भारत की सॉवरेंटी इंडिपेंडेंस ये बनी रहे, इसको कोई चैलेंज ना करे। स्टेट का वेलफेयर हो, जो आपके डीपीएसपी में आते हैं, और सोसाइटी को एगेलिटेरियन बनाना है, मतलब सबके लिए इक्वालिटी वहां पे मेंटेन रहे। आपको सोचने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, आपके क्या बिलीफ है, आपका क्या फेथ है, और आप कैसे वर्शिप कर सकते हो, इस चीज की लिबर्टी दी गई है। तो ये भी आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और एट लास्ट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, तो ये सारी चीजें भी बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल इतनी ही चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के टाइम के साथ अलग अलग जजमेंट है, जैसे शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, इंदिरा नेहरू वर्सेस राज नारायण केस, मिनर्वा मिल केस, वामन राव केस, इंदिरा साहनी केस, एसआर मुंबई केस, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है इसको ये इवॉल्व करते चले गए। केशवानंद भारती केस पे ही अगर हम कुछ और बात करें, तो केशवानंद भारती केस में यहाँ पे जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी थे। इनकी एक बुक है द कोर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबमिट्स एंड शैलोस। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे जब केशवानंद भारती केस का जो बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आया, तो उसको इन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है वो हर बार क्या करता है कि हमें पता लगता है कि ये एक नया एलिमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का असेंशियल फीचर है, और इसमें चेंजेस नहीं लाया जा सकता है। तो एक तरीके से हम ना जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है उसमें डिस्कवरी करते जा रहे हैं कि नए नए एलिमेंट्स जो हमें समझ में आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, उनको हम जोड़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो केशवानंद भारती केस है ये आया कब था, तो 1971 के जब इलेक्शंस हुए, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 540 में से 350 की मेजोरिटी के साथ आई। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जा रहे थे, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छिन रहे थे वहां पे। तब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अफोल्ड करने के लिए, और सरकार जो है वो डिक्टेटर में यहाँ पे कन्वर्ट ना हो जाए, आर्बिटरी पावर्स ना आ जाए, तब यहाँ पे कुछ केसेस आए जिनमें ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रीन है वो आया।
कुछ और भी केसेस हैं जिसमें कुछ और बातें की गई हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोलकनाथ केस आया। तो गोलकनाथ केस में यहाँ पे क्या बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि वो उनका जुडिशियल रिव्यू कंडक्ट कर सकता है। अब ये चीज यहाँ पे क्यों इनको बोलनी पड़ी, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें जो आर्टिकल नंबर 13 है, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जब भी किसी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, कि कोई भी लॉ आप ला रहे हो जो आपसे फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है वहां पे, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये पावर कोर्ट से छीन लिए गए थे। इसमें बोला गया कि अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी आर्टिकल को हटा सकती है या उसमें जोड़ सकती है, या फिर उसमें जो भी चीज लिखी है उसको चेंज कर सकती है, और इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ये चीज इन्होंने बोली। तो गोलकनाथ केस में जो आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पे 13 है, उसमें लॉ की डेफिनेशन में अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी एक्ट कर यहाँ पे ऐड कर दिया गया। पहले जैसे जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉस बनते थे, जो गैजेट आते हैं, जो नोटिफिकेशंस आते हैं, ये सारे लॉ की डेफिनेशन में थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या इसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये डिबेट थी, लेकिन फाइनली गोलकनाथ जजमेंट में कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो भी इसमें इंक्लूड यहाँ पे होंगे। तो वहां से कोर्ट के जो जुडिशियल रिव्यू के पावर थे उनने उसको फिर से अफोर्ड कर दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केस में भी ये इम्प्लीमेंट ये यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, और इसमें जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद होता है आपका 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या बोला गया कि जब आप आर्टिकल नंबर 31C इसमें ऐड किया गया, जिसमें बोला गया कि जब भी आर्टिकल नंबर 39B और सी में जो लिखा हुआ है, 39B और सी में क्या रहे, तो पहले 39B में लिखा हुआ है कि जो कम्युनिटी है उसमें मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, और सी में लिखा हुआ है कि जो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन है उसको आपको प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पे 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके 31C ऐड किया गया, और इसमें बोला गया कि जब भी आप 39B और सी को इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, जो कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और अगर ये फंडामेंटल राइट को चैलेंज भी करते हैं, तो इनका जुडिशियल रिव्यू जो है वो यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा एम क्या है कि हम इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन करना चाह रहे हैं, और जो सोशलिस्ट मेजर्स हैं कि जो आपका सबसे लोअर सेक्शन होता है, जैसे लेबर्स हो गया, फार्मर हो गया, मेजोरिटी सेक्शन वो है, तो पावर उनके हाथ में हो, या फिर गवर्नमेंट के पास जो है मेन रिसोर्सेज हो वहां पे, ताकि पब्लिक का वेलफेयर कर सके। ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट ने बिल्कुल सिंपली बोल दिया कि भाई फंडामेंटल राइट से अगर ये इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू इसमें कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि 31C में साफ लिखा हुआ था कि ये जो लॉ है ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा। इवन यहां तक लिख दिया था कि कोर्ट में ऐसे किसी लॉ को चैलेंज करने के लिए पेटिशन भी नहीं लगाई जा सकती है। तो इसमें भी कोर्ट के जो जुडिशियल रिव्यू के पावर हैं उनको छीनने की कोशिश की गई। जैसे कुछ सीनियर एडवोकेट्स हैं, सोली सौरभ जी, अरविंद दत्तर, इन्होंने बोला भी कि ये जो स्टेप था कहीं ना कहीं एक तरीके से जो टोटलिटेरियन स्टेट है या फिर अथॉरिटेटिव स्टेट है या डिक्टेटरशिप जो है उसकी तरफ ये स्टेप था, लेकिन बाद में जाके कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट किया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने हर एक कंडीशन में इसको प्रोटेक्ट किया हो। जैसे अगर हम देखें जो आपका 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, प्रिवी पर्सेस को खत्म करने की बात आई, तब कोर्ट ने यहाँ पे इन चीजों को कंसीडर नहीं किया था, वहां पे डीपीएसपी को ही अफोल्ड किया। तो कोर्ट ने यहाँ पे अगर एक तरीके से बोले तो कोर्ट ने सिलेक्टिव बेसिस पे लिया है कि जो बहुत ही ज्यादा असेंशियल फीचर्स हैं उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो लगाते हैं, बाकी चीजों में नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एक आर्ग्यूमेंट आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनको कोर्ट नलीफाई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट से पास होते हैं, और पार्लियामेंट से भी अगर हम बात करें तो 2/3 मेजोरिटी से पास हो रहे हैं। तो मतलब मैक्सिमम जो हमारे एमपीज हैं वो उसके सपोर्ट में वोट कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक की बिल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे मिस्टर सौरभ जी और मिस्टर दस्तार जैसे जो लोग हैं ये बोलते हैं यहाँ पे कि आप इसको ना चैलेंज, कोर्ट जो है वो इसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों की विल को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है
कि जो पार्लियामेंट अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक की ही विल हो। तो पार्लियामेंट का अमेंडमेंट जो प्रोसेस है उसको आप पब्लिक की विल के साथ यहाँ पे रिलेट नहीं कर सकते हो। तो ये इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। आपके लिए एक प्रीलिम स्पेसिफिक कोर्स लिया जा रहा है 2023 के लिए। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे, करंट लिंक्ड जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है ये करंट में है, लेकिन हम इसका स्टैटिक एंगल देख रहे हैं। वीकली टेस्ट पेपर, वन ऑन वन मेंटोरशिप, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, माइंड मैप, नोट्स डिस्कशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं या मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स के लिए आप यहाँ पे ये जो कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अगर हम इस केस में अंदर जाएं कि बेसिकली जब केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया तो उसके अफेक्ट क्या पड़े। तो जब ये जजमेंट डिलीवर किया गया तो उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे सिकरी, उनका लास्ट डे था। इसके बाद क्या हुआ, जस्टिस ए एन रे, ठीक है, जस्टिस ए एन रे, अगर हम इनकी बात करें तो ये फोर्थ सीनियर मोस्ट जज थे उस टाइम पे। अब हमारे यहाँ पे एक कन्वेंशन बनी हुई है कि जो सीनियर मोस्ट जज रहेगा उसको ही चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। लेकिन उस टाइम पे जस्टिस जे एम शहलावत, के एस हेगड़े और ए एन ग्रोवर, ये तीन पहले सीनियर थे। उसके बाद फोर्थ नंबर पर थे ए एन रे। तो इन तीन की जगह पे डायरेक्टली जो ए एन रे है, इनको यहाँ पे 14 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती केस में हमने जो देखा ना, 7:6 से जो जजमेंट आया था, तो जो इसके सपोर्ट में नहीं थे उन 6 मेंबर में यहाँ पे जस्टिस ए एन रे थे। तो इनको यहाँ पे इनने क्या किया, इन तीनों को सुपरसीड करके और सीधा इनको सीजीआई बना दिया गया। ऐसे ही यहाँ पे सुपर सेशन हुआ किसका, जस्टिस ए आर खन्ना का, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनको भी वहां पे चीफ जस्टिस बनना था लेकिन नहीं बनाया गया। दोनों की पिक्चर्स यहाँ पे ये लगी हुई है। तो यहाँ पे इस तरीके से जब ये जजमेंट आया तो जजेस को वहां पे उसकी थोड़ी सी पनिशमेंट भी जो है वो झेलनी पड़ी। लेकिन टाइम के साथ जो है, जो यहाँ पे अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट वो अपनी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करता आ रहा है और जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है उसको इवॉल्व करता आ रहा है, और जो कोलिजियम सिस्टम है कहीं ना कहीं उसको भी प्रोटेक्ट करते आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर केस, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन था, इसको बाद में और कैसे अफोल्ड हुआ ये, और कहां पे चैलेंजेस इसको देखने को मिले। तो जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस आया था, जब यहाँ पे 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, उसमें बोला गया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो लोकसभा स्पीकर के जो भी इलेक्शंस होते हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि नहीं, इस पर भी जो जुडिशियल रिव्यू है वो हम कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 1980s में अगर हम बात करें तो मिनर्वा मिल केस आया था, जब 42nd अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, तब भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन अप्लाई किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यहाँ पे फिर से रिव्यू किया गया और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पूरे तरीके से फिर से प्रिवेंट किया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की अगर हम बात करें तो सालों से इसने क्या किया है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको बचा के रखा है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको मेंटेन करने में हेल्प की है। जो हमारे देश में एक रूल ऑफ लॉ बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चीजें चलती रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं इसने हेल्प की है। मूव करते हैं अब आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेस डाउन व्हाट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज। तो क्या ये करेक्ट है? तो नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें बताया गया। सेकंड स्टेटमेंट आपका है कि 368 में जो पावर दिए गए हैं अमेंडमेंट के, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने के भी पावर जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाता है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करता है, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि इस पे लिमिटेशंस लगाता है। बेसिक स्ट्रक्चर में ये होता है कि आप हर एक सब्जेक्ट पर लॉ नहीं बना सकते, जो असेंशियल फीचर्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशन लगा रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर विल बी यहाँ पे बी। तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट जो यहाँ पे आंसर है। तो ये था आपका आज का पूरा डिस्कशन टॉपिक ऑफ द डे में। अगर इसमें आपको किसी भी तरीके के डाउट और क्वेरीज होते हैं
तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट कर सकते हो, जहां पे आप मेरे से डाउट और क्वेरीज पूछ सकते हो। और इसी तरीके और भी अमेजिंग कंसेप्ट जानने के लिए बने रहें आप मिड पाथ पर। और अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।